नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कोरोना प्रभावित लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करने को भी कहा। इसके अलावा आज यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जानकारी दी गई कि अब तक क्या कुछ हुआ है और आगे क्या तैयारी है कोरोना से निपटने में। सुबह अपने आवास पर ली। उन्होंने ये निर्देश दिया कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को सभी जरूरी सुविधाएं दिए जाने के लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कल ही आदेश किया था कि हर जनपद में डीएम, सीडीओ और सीएमओ के लेवल पर एक फंड उपलब्ध कराया जाए। तो 25 लाख से कम आने वाले जनपदों में 3 करोड़ रुपया और 25 लाख से अधिक आबादी जनपदों में 5 करोड़ रुपया आज ही वित्त विभाग को आदेश दिया है कि वो जारी कर दिया जाए। कोशिश ये है कि ये धनराशि जिले स्तर पर मिल जाए, जिससे कि जिले स्तर पर जो भी अधिकारी जो गैप पाते हैं अपने ज़िले में, उसकी पूर्ति हर हालत में कर ली जाए और बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा दी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जनपद स्तर पर इस व्यवस्था से जिलाधिकारियों को, सीएमओस को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी और उनको कहीं भी अगर अतिरिक्त कोई व्यवस्था करनी होगी तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तात्कालिक रूप से सेम डे वो निर्णय ले सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 में संक्रमित व्यक्तियों के लिए चिकित्सालयों की बेड के लिए L2 और L3 बेड्स को और बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है। जैसे लखनऊ में जो है उन्होंने बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है, कानपुर में बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है, बाकी जितने कवाल टाउन्स हैं उनमें भी जो है इनको और बेहतर करने का निर्देश दिया है। कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सहित बुनियादी सुविधाएँ रहें, ये भी आदेश दिया है। होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग हो, ये आदेश दिया है। मेडिकल टेस्टिंग में और वृद्धि हो और RT-PCR 40,000 टेस्ट हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट करीब 65,000 हो, ये आदेश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज डायरेक्टर SGPCI को बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया और ये कहा कि कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, झांसी, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में विशेष चिकित्सा की टीम भेजकर उनको और अधिक मजबूत किया जाए। जनपदों में कोविड-19 की उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। विशेष चिकित्सकों की टीम के भ्रमण के साथ साथ जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सीनियर फैकल्टी, कोविड अस्पतालों के प्रभारी, डिप्टी सीएमओ तथा वेंटिलेटर जो लोग चलाते हैं उनके साथ जरूर बैठक की जाए। लखनऊ में आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक टीम का भी गठन का निर्देश दिया है। कोविड चिकित्सालयों को भ्रमण कर इन चिकित्सालयों में चिकित्सीय व्यवस्थाओं के लिए ये निर्देश दिया कि उनका प्रबंधन और बेहतर किया जाए। महानिदेशक स्वास्थ्य को प्रत्येक कोविड अस्पताल के प्रभारी तथा सीएमओस के साथ डेली इंटरेक्शन का निर्देश दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वे, कोविड संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लक्षण वाले व्यक्तियों का एंटीजन टेस्ट, ये सब निर्देश जारी किए गए। L2 कोविड हॉस्पिटल भी जनपद में, प्रत्येक जनपद में स्थापित हो, नोडल अधिकारी अपॉइंट हो, ये भी निर्देश दिए गए हैं। 108 की एम्बुलेंस सेवा 50% एम्बुलेंस कोविड मरीजों के लिए रखी जाए, 50% नॉन कोविड मरीजों को रखी जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। जो भी कोविड कार्य में लगी एम्बुलेंस हैं उनको कोविड के प्रकरणों के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। एम्बुलेंस कर्मियों का वेतन, मास्क, ग्लास आदि, ग्लव्स आदि जो है इसकी समस्या न हो, ये भी देखा जाए और सर्वेलेंस कार्य में भी आवश्यक गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने SGPCI तथा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड मरीजों के लिए कुछ प्राइवेट रूम्स की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 के उपचार के लिए कन्फर्म्ड कोविड रोगी ही संदर्भित किए जाएं। SGPCI, KGMU तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों में से उन्हें डायलिसिस की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बाल रोग चिकित्सा संस्थान को 15 अगस्त तक शुरू कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जब समीक्षा की तो उसमें कोविड कोष की भी समीक्षा उनके द्वारा की गई। कोविड कोष में अब तक मेडिकल कॉलेज संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों के उपयोगार्थ अब तक 100 थर्मल स्कैनर, 1300 इंफ्रारेड थर्मामीटर, 3,84,080 N95 मास्क और 3,83,000 PPE किट, कुल 33 करोड़ 52 लाख रुपया जो है सर्वप्रथम पहली बार स्वीकृत किया गया था। उसके बाद जो है 6,800 फुली इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर कोविड-19 रोशकोबास लैब्स के लिए भी जो है धनराशि 31 करोड़ रुपया दी गई थी। फिर 21 मेडिकल कॉलेज संस्थानों के लिए 121 वेंटिलेटर के क्रय के लिए 15
करोड़ 73 लाख रुपए धनराशि दी गई थी। फिर उसके बाद कोविड-19 सैंपल की जांच का दायरा बढ़ाए जाने हेतु 6 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में और 5 चिकित्सकीय संस्थानों में जो है कुल मिलाकर 6 करोड़ 14 लाख 22 हजार रुपये धनराशि दी गई थी, जो कुल 14 ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम के लिए दिया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने 96 ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम के लिए जो है किट्स और कंज्यूमेबल्स के लिए जो है 18 करोड़ रुपए धनराशि दी गई थी। 32,649 है और जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 46,803 है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 1,587 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 32,652 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 2,938 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर सैंपल की जांच करवाई जा रही है। जो एक्टिव केसेस हैं उनमें से 7,198 अब होम आइसोलेशन में हैं, 1,112 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं, 172 लोग जो L1+ की सेमी पेड फैसिलिटी है उसमें करवा रहे हैं और बाकी लोग जो L1, L2, L3 की राजकीय व्यवस्था की गई है उसमें अपना इलाज करवा रहे हैं। तो जब से होम आइसोलेशन की नई व्यवस्था यहाँ प्रारंभ की गई है, सुविधा दी गई है, तब से बहुत सारे लक्षण विहीन लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आप सबों से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हों जो कोविड धनात्मक हैं, जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, आपके मित्र हों, आपके घर वाले हों, या आपको अपने में कोई ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, सांस फूल रही है या लगातार खांसी आ रही है या बुखार हो रहा है, आपको अगर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो अपनी जांच जरूर करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क है और जांच बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रदेश में निरंतर की जा रही है। जांच के लिए जहां एक और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है या जो कंटेनमेंट एरियाज़ होते हैं उसमें हमारी टीमें जाकर के लोगों के सैंपल लेते हैं। उसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अब प्रायः सभी जनपदों में CHC पर और शहरों में भी जो अर्बन PHC हैं या अन्य स्थलों पर स्टैटिक बूथ्स बना दिए गए हैं जहां की कोई भी व्यक्ति जाकर के अपनी सैंपलिंग करवा सकता है, अपनी टेस्टिंग करवा सकता है। तो अगर आप में जरा सा भी आपको लक्षण लगे या आपको लगता है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के बहुत नज़दीकी संपर्क में आए हैं तो जाकर के तत्काल अपनी जांच कराइए और अगर संक्रमण है तो अपना इलाज करवाइए। तो नई शिक्षा नीति को लेकर यूपी के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति देश और दुनिया की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पहली बार देश में ऐसी शिक्षा नीति आई है। इस नई नीति में मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति देश और दुनिया के वर्तमान समय की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पहली बार देश में एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जिसको लेकर शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे सभी वर्गों, सभी विद्वानों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों, शिक्षाविदों और शैक्षिक प्रशासन के अधिकारियों के बीच प्रसन्नता है और सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा नीति लागू की गई है। इस शिक्षा नीति में जिस तरह से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है, बुनियादी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और सेकेंडरी स्तर पर विदेशी भाषाओं के ज्ञान देने से लेकर के उच्च शिक्षा के स्तर पर विधि और चिकित्सा को छोड़कर उच्च शिक्षा के सभी आयामों में एक समेकित व्यवस्था बनाने की जो बात कही गई है वो प्रशंसा योग्य है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के प्रशिक्षण
और स्थानीय परिवेश तथा बच्चों की भाषा और उनके समझ के अनुसार शिक्षा पद्धति विकसित करने की जो बात कही गई है वो हमेशा से इसकी मांग की जाती रही है। नई मुरादाबाद में 24वीं वाहिनी पीएसी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पिछले 1 साल से प्रशिक्षण हासिल कर रहे 294 जवानों को शपथ दिलाई गई। पीएसी मैदान में पासिंग आउट परेड के आयोजन में कोरोना संक्रमण के चलते जो दूरी है जरूरी उसको भी बनाए रखा गया। इसके अलावा सावधानियां भी बरती गई। ये मुरादाबाद में 24 पीएसी का जो 300 रिक्रूट थे हमारे, उनमें जो उत्तीर्ण परीक्षार्थी थे उन सभी का आज पासिंग आउट परेड का डे था। इसमें हमारे डीसी साहब और बाकी जो पदाधिकारी हमारे क्वार्टर मास्टर और सूबेदार मेजर और रिक्रूट जो प्रभारी हैं हमारे आरटीसी प्रभारी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और आज ये परेड का समापन बड़ी सफलतापूर्वक हुआ। कोरोना महामारी के चलते कुछ परेड में कोई बदलाव किया गया था? हाँ, परेड पहले पूरी की पूरी काफ़ी लंबी परेड चलती थी जिसमें ये लोग परेड के रूप में मंच के सामने से गुजरते थे, सैल्यूट करते थे, सब पूरा अभिवादन होता था। लेकिन वो सभी प्रक्रियाओं को इस बार रोका गया और जितनी भी डिग्निटरीज़ को बुलाया जाता था उन सभी को इस बार लिमिटेड रखा गया ताकि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसलिए गिने चुने लोग ही यहाँ पर आए हैं। अदरवाइज़ आप लोग अन्य सालों में भी जब परेड में आते रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग और फैमिली क्वार्टर्स के लोग और इनके पेरेंट्स जो हैं वो आते रहते हैं और वो सभी इस परेड का शोभा बढ़ाते हैं और साथ में आनंद भी लेते हैं। बुलंदशहर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष महेश चंद लोधी पर अपने ही भतीजे की हत्या का आरोप लगा। मृतक की पत्नी ने महेश चंद लोधी समेत 6 लोगों पर संपत्ति के लिए पति का अपहरण कर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मेरे जीजा जी, जिनका नाम नीरज कुमार है, वो पिछले 2 दिन से लापता थे, जिनका कि शव आज वलीपुरा नहर में पाया गया है। पहले उनकी गाड़ी बरामद की गई थी कल और आज उनका शव बरामद किया गया है। जिनकी हत्या का शक पूरा उनके चाचा महेश लोधी पर है, जो कि भाजपा नेता हैं जिले में। उनसे उनका प्रॉपर्टी का विवाद पिछले 5 साल से चल रहा था, जिस पर कि पहले भी मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। उन्होंने पहले भी उन पर जानलेवा हमला किया था इस प्रॉपर्टी के विवाद के तौर पर, और पूरा शक है कि ये हत्या उन्होंने ही करवाई है या करी गई है उनके द्वारा। देखिए, श्रीमती गुंजन वर्मा वाइफ ऑफ नीरज कुमार निवासी नजीमपुरा भूड़ कोतवाली नगर की रहने वाली हैं। इनके पति पेशे से चलाते थे टैक्सी, अपनी निजी टैक्सी थी। कल शाम को इनका कहना है कि वो घर से कह के गए कि उनके चाचा लोग और रिश्तेदार 6 लोगों को नामित किया है कि ये लोग एक प्रॉपर्टी का फैसला कराने के नाम पे उनको बहाने से बुला के ले गए और गाड़ी इनकी वलीपुरा नहर के पास सुबह लावारिस हालत में पुलिस को मिली थी, जिसे पुलिस ने दाखिल कर दिया था। गाड़ी के अंदर जो है शराब के पाउच आदि सामान मिले थे। इसके बाद हम लोगों को आशंका थी कि संभव है कि चूँकि नहर के पास मिली है तो कोई घटना करके किसी ने इनको नहर में डाल दिया होगा। लगातार पुलिस टीम प्रयास कर रही थी। गाजियाबाद में मसूरी पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक नितिन के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। साथ ही गाजियाबाद पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो किसी प्रकार की झूठी सूचना ना दे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद में ऑपरेशन 420 चालू है और एक हफ्ते में ही लगभग 1 दर्जन लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में कल एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। कलेक्शन एजेंट भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के उसने सूचना दी नितिन नाम के व्यक्ति ने कि उससे 1.5 लाख रुपए के लूट लिए गए हैं और 112 पर उसने कॉल किया था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले और उसकी बातों में कुछ विरोधाभास पुलिस के सामने आए हैं। उसके जो मैनेजर हैं वहाँ पर, जिनका नाम प्रेमचंद है, फिर जब उनसे पूछताछ की गई और वादी जो ये तथाकथित जिसने कॉल किया था इससे पूछताछ की गई तो पाया गया कि उसने जो है धनराशि उससे लूटी नहीं है, अपितु उसने गबन कर ली है। इस पर वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया और अंतर्गत विवेचना जो है अंतर्गत धारा 409 गबन और 420 अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वहाँ पर दर्ज की गई है। इसका जो धनराशि है 1,38,500 ये बरामद पुलिस ने कर ली है और
गाज़ियाबाद पुलिस सभी से अपील करती है कि यदि किसी भी तरह के अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए आप कोई भ्रामक सूचना प्रसारित करते हैं या सूचना देते हैं तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। चंदौली के चकिया में ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार और दबंगई का आरोप लगा, जहां लोगों ने ग्राम प्रधान पर प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों से जबरदस्ती धन उगाही का आरोप लगाया। साथ ही प्रधान पर 15 साल में एक भी मीटिंग नहीं की, ये भी आरोप लगाया। पास हमको मिला है साहब, हमारा मकान आप चल के चेक कर लीजिए कि कितना चू रहा है, और 20,000 रुपया जबरदस्ती हमको वही बैंक पर ले लिया। किसने लिया आपसे 20,000 रुपया बैंक से? राम प्रधान जी का भाई राम सकल। अच्छा, क्या कह के लिए आपसे? 20,000 हमारा हक होता है लेने का, और ब्लॉक पर देना है तो सेक्रेटरी को खिलाना है, दुनिया भर का बवाल हमसे बतिया के ले लिए। पुलिस लाइन में 218 रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के उपरांत हुई परीक्षा में पास आउट के बाद पास आउट परेड हुई, जिसमें जिला अधिकारी अंजने कुमार सिंह और कई दूसरे अधिकारी शामिल हुए। पुलिस लाइन में 24/12/2019 को 221 रिक्रूट आरक्षी जो पीएसी के लिए आवंटित हैं उनका प्रशिक्षण शुरू हुआ था, और ये प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद इनकी परीक्षाएं हुई, और परीक्षाओं के बाद जो वर्दीधारी संगठनों में जो लोग परीक्षा पास कर जाते हैं तो उनका पासिंग आउट परेड होता है। तो 221 रिक्रूट हमें आवंटित थे। 2 मुख्य परीक्षा में नहीं शामिल हुए, अंतिम परीक्षा में 1 अनुत्तीर्ण हो गया। इस तरह 218 रिक्रूट आरक्षी आज प्रशिक्षण पूरा करके अब इनकी पोस्टिंग आएगी और अपनी अपनी वाहिनियों को ये जाएंगे। तो नियमित पीएसी बल में ये शामिल हो गए, और जिलाधिकारी श्री अंजने कुमार सिंह ने इनके पासिंग आउट परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया, और इनको पुलिस अधीक्षक ने। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज वाराणसी के महिलाओं ने पीएम मोदी को हाथ से बनी रुद्राक्ष वाली राखी भेजी है। महिलाओं ने ये राखी डूडा के परियोजना अधिकारी जया सिंह के जरिए भेजी है। इस दौरान महिलाओं ने चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की बात कही। ये चूँकि आज कार्यक्रम हमारा राखी को प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को राखी भेजने का कार्यक्रम था, तो उसमें हमारे समूह की महिलाएं जो हैं, समूह की करीब 25-26 समूह हमारे लगे हुए हैं, 60-70 महिलाएं लगी हुई हैं जो दिन रात राखी बना रही हैं। और इस राखी को बनाने के पीछे जो उनकी संकल्पना है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का ही है, जिससे कि ये महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करते हुए और चाइनीज़ राखियों की जगह स्वदेशी निर्मित राखियाँ, और ख़ास करके हमारे समूह की महिलाओं की निर्मित राखियाँ ही जो है लोग बांधें। तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जब माँ बाप खुद बेसहारा हों और बच्चे की जान खतरे में हो तो माँ बाप बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो वो फरिश्ते से कम नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी है तेलंगाना के एक परिवार की, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह किसी फरिश्ते से कम नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी कहानी परिवार की जुबानी। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हंसता खेलता बच्चा, बच्चे की मुस्कान पर मुस्कुराते माता पिता। 5 महीने पहले इन्हीं चेहरों पर उदासी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उदासी क्यों थी, तो जान ली, ये परिवार तेलंगाना से यानी 1529 किलोमीटर का सफर तय करके 1 फरवरी को दिल्ली पहुंचा था। पिता की गोद में मुस्कुराता बच्चा जोंटी है। जोंटी का लीवर खराब था। माँ अपने बच्चे को अपना लीवर प्लांट कराना चाहती थी, लेकिन गरीबी के चलते 20 लाख रुपए का इंतजाम ना होने के चलते ये दर दर भटकने को मजबूर थे। लेकिन गरीबी के चलते 20 लाख रुपए का इंतजाम ना होने को लेकर ये परिवार दर दर भटकने को मजबूर था। इस बीच उनकी मुलाकात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से हुई। संजय सिंह ने दिल्ली सरकार की तरफ से पूरे खर्च की जिम्मेदारी ली। मां ने किडनी ट्रांसप्लांट की,
तो जोंटी को एक नया जीवन मिल गया। परिवार की जुबानी आप खुद ही सुनिए पूरी कहानी। हमारे साथ बात करने के लिए जोंटी की मदर हैं दिव्या जी। दिव्या जी, आप तेलंगाना से दिल्ली कब आई? जो फरवरी 2 में आया है हम। तेलंगाना से आया? तेलंगाना से आया है। तो जोंटी के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आप आए? हाँ, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आया है। हमें बहुत मुश्किल से इधर आया है। हम बहुत गरीब आदमी है, हमको कोई भी देखने कोई नहीं है घर से। उधर हमारा तेलंगाना में बहुत हेल्प के लिए बहुत पूछा था, कोई भी ना हेल्प नहीं किया है। और हमें इधर एक बिया है हमारा तेलंगाना से, आम आदमी पार्टी एक बिया है, वो बिया से हमके बात हुआ है। वो बिया इधर विजय बाबा जी से और प्रियंका मैडम, वो दोनों से बात किया है। वो दोनों संजय सर से बात हुआ है। संजय सर ने हमको हेल्प करने के लिए बहुत कोशिश किया है। सर उनको भेज दो इधर, हमें पूरा देखेंगे, हमें काम करेंगे, उनको ऐसा बोला है। अच्छा, जब आप दिल्ली आई थी तो फेब में आप दिल्ली आई, फिर मार्च में लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से, तो उसमें कुछ परेशानी आई आपको? बहुत परेशान में है, मतलब अभी पूरा लोग तो बहुत परेशान में हुआ है। और बच्चे को हमें 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। इनको पहले ना बहुत बुखार आया है, इनको लिवर प्रॉब्लम का जैसे बुखार आया है, हमें हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ये कोरोना वजह से हमको डिस्चार्ज किया है। हमें इधर रुकने को बहुत मुश्किल से हमें सोचा था, मतलब सर संजय सर मैडम, संजय सर का वाइफ मैडम और सर का पीए सर्वेश भैया, वो पूरा हमको मदद कर दिया। मदद करके अब तो कोई बात नहीं है, ऑपरेशन होने के बाद अब जाओ, अभी इधर रुक जाओ। तो अब ये नई ज़िंदगी मिली है जोंटी को, तो उसमें आप किसका शुक्र अदा करेंगी? हमें संजय सर को और आम आदमी पार्टी को बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। वो हमें अभी भगवान तरफ है, मतलब कोई बात करना है, इतना बहुत बात तो मुझको बात करना नहीं आती है, मतलब एक ही बात है, हमको बहुत भगवान है। तो आप देख सकते हैं कि जोंटी जिसकी उम्र 1 साल है, उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। वो तेलंगाना से दिल्ली आए और उनकी जो मदर हैं दिव्या, उन्होंने अपना लिवर देकर अपने बच्चे की जान बचाई है। और ये सारा जो पूरा इनका जो यहाँ पर रहन सहन है, जो पूरा ख़र्चा है और जो हॉस्पिटल का जो इनका पूरा ख़र्चा आया है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया गया है। तो उनके लिए एक भगवान की तरह ये बता रही हैं। जो संजय सिंह जी सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने उनकी तरफ से बहुत मदद मिली है। तो ये एक हकीकतन एक बच्चे को ज़िंदगी मिली और शुक्र, और ये इसका सारा जो ये पूरी तरीके से जो इलाज है, ख़र्चा है, सब चीज़ें आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से हुआ है। कैमरामैन कमल रावत के साथ मैं अब्बास मेहंदी, प्राइम न्यूज़ दिल्ली। उन्नाव में पुलिस की निरंकुश व्यवस्था से परेशान आकर सदर विधायक पंकज गुप्ता को धरने पर बैठना पड़ा। बता दें कि सदर कोतवाली में बुजुर्ग के खिलाफ गलत कार्रवाई से करीब 5 घंटे सदर विधायक कोतवाली में धरने पर बैठे रहे। दरअसल कुछ दिन पहले महिला थाने की जमीन पर बीते दिनों अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रुकवाने के बाद उस मामले में पुलिस ने आज कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें बताया गया कि गिरफ्तार हुए लोगों को पुलिस टॉर्चर कर रही थी, जिसे लेकर बीजेपी सदर विधायक रात में 1 बजे से धरने पर बैठे। और थाना कोतवाली जनपद उन्नाव में महिला थाने को आवंटित जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस ने इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा अवतार संख्या 398/2020 धारा 447, 434 IPC एवं 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया था। इस संबंध में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसका विरोध हमारे सदर विधायक जी कर रहे थे। इस संबंध में उनसे प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और एसपी सर द्वारा जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं थाने की जमीन की फेंसिंग की कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।